बॉन्ड लेंथ क्या होता है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बेटा हमारे पास दो ये एटम है, एक एटम बेटा ये है और एक एटम हमारे पास ये है, दो एटम है। इन एटम के ये दोनों न्यूक्लियस हैं, सेंटर हैं दोनों एटम के। तो दोनों एटम जैसे मैंने मान लिया बेटा कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, या मैंने मान लिया बेटा कि ये फ्लोरीन एटम है, ये भी फ्लोरीन एटम है, कुछ भी मान सकते हैं। हमारे पास दो एटम है। अब इन दोनों एटम के जो न्यूक्लियस है, इस एटम का ये न्यूक्लियस है बेटा, इस एटम का ये न्यूक्लियस है। दोनों एटम के न्यूक्लियस के जो बीच का डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं बेटा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए भी और 11th क्लास के लिए भी। इसको हमने बोला बेटा बॉन्ड लेंथ। अब यह बात ये आती है कि सर बॉन्ड लेंथ की डिफाइन तो हो गई, लेकिन इसका ग्रुप में अप टू बॉटम आए या लेफ्ट टू राइट जाए किसी भी पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पर क्या देखने के लिए मिलता है? वहां बेटा देखने के लिए मिलता है कि जैसे हमारे पास कोई ग्रुप है, जैसे यानी एटम का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती जाती है। कैसे देखिए आप, फ्लोरीन है हमारे पास, यानी हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं वो, यानी 7th ग्रुप के जो एलिमेंट है बेटा वो है, सभी बच्चों को याद है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। इन एलिमेंट्स की बात करूं मैं तो ऊपर से नीचे यानी अप टू बॉटम आ रहे हैं बेटा, अप टू बॉटम आ रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अब वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, उसका रीजन क्या है वो आप समझें। यानी किसी भी ग्रुप में, मैं एक ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि किसी भी ग्रुप में आप अप टू बॉटम आएंगे तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। लेकिन क्यों होती है वो उसके साइज पर डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, अगर मैं इसकी बात करूं, फ्लोरीन है तो भैया ये एटम है और फ्लोरीन का दूसरा एटम ये है, तो इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितनी है। अब अप टू बॉटम आ रहे हैं यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। अब एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो मतलब बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी ना। मतलब ये एक एटम है, अब एटम का साइज थोड़ा बढ़ गया, एटम का साइज बढ़ गया क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है और इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो ये बेटा बॉन्ड लेंथ हमारी बढ़ गई। अब ब्रोमीन की सीट पे आ गए। ब्रोमीन का एटम कैसा होगा भैया, ये इससे भी बड़ा होगा, क्लोरीन से यानी क्लोरीन से भी ज्यादा बड़ा होगा। तो जब एटम बड़ा है हमारा यानी एटम का साइज ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ भी उसकी ज्यादा होगी। अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन का ये एटम है बेटा और ये दूसरा एटम है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ बेटा सबसे ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ हमने क्या देखा कि एटम हमारा जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जा रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ भी बेटा क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। रीजन क्या है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो आप बॉन्ड लेंथ की बेटा डिफाइन नोट कर लें जल्दी से। बॉन्ड लेंथ की डिफाइन को आप नोट करें। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, द इक्विलिब्रियम, स्पेलिंग नहीं है बेटा बोर्ड से देख लेना। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम आपका आगे चैप्टर आएगा, पढ़ने के लिए मिलेगा आपको, चैप्टर नंबर 8 है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो डिफाइन लिखे हैं, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर of the nuclei of the two bonded atoms is called its bond length। चलिए नोट कर लें इसको। अब हम बेटा तो हमने क्या देखा, अप टू बॉटम आने पर हमने ये देखा कि एटम का साइज बढ़ता गया और एटम मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ, दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस था वो बढ़ता गया। ठीक है ना, यही तो देखा हमने। तो यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट फैक्टर है वो है साइज ऑफ द एटम। तो इसको आप नोट करें, साइज ऑफ द एटम। मतलब क्या हुआ
कि जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस के या साइज के, ठीक है ना। साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है बॉन्ड लेंथ भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो ये लॉजिक लिख लें आप, लॉजिक काफी जबरदस्त है। ये बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। इसको नोट कर लें। साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। अब एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास हम कौन सा ग्रुप लेके चल रहे हैं बॉन्ड लेंथ में, हेलोजन ग्रुप को लेते हुए चल रहे हैं हम। तो हेलोजन ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स है बेटा, आप सभी बच्चों को पता है कि हेलोजन ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन है बेटा, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है बेटा, एस्टेटिन है। इनके हाइड्राइड की हम बात करने जा रहे हैं। इनके हाइड्राइड कौन से होंगे, मतलब हेलोजन और हाइड्रोजन, हेलोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम कहेंगे हेलोजन के हाइड्राइड। अलग अलग ग्रुप के अलग अलग हाइड्राइड होते हैं, ठीक है ना। उनके नाम भी डिफरेंट टाइप के होंगे। तो यहाँ पर इनके हाइड्राइड की बात करें बेटा, तो इसका जो हाइड्राइड होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं हाइड्राइड। कौन कौन से इनके हाइड्राइड होंगे देखें आप। इसका होगा बेटा HF, इसका होगा बेटा HCl, इसका हाइड्राइड होगा HBr और इसका हाइड्राइड होगा बेटा HI। ये रेडियो एक्टिव है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये कैसा एलिमेंट है बेटा, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक। अब इनके हाइड्राइड की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम बताने जा रहे हैं कि इनको हमें ऑर्डर में शो करना है, मैक्सिमम टू मिनिमम ऑर्डर में शो करना है। कहने का मतलब ये है कि जिस हाइड्राइड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसको सबसे पहले लिखना है, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है उसको हमें बाद में लिखना है। तो ऑर्डर हम यहाँ पर शो करने जा रहे हैं बेटा, मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम ऑर्डर में इनको हमें शो करना है, मैक्सिमम टू मिनिमम ऑर्डर में। तो देखें आप, सबसे ज्यादा जो रेडियस है या एटम है वो कौन सा एटम बड़ा है, यानी एटम की साइज सबसे ज्यादा किस एटम की है। तो आयोडीन की बात करें तो ये बेटा आएगा फर्स्ट नंबर पे, ये आएगा बेटा सेकंड नंबर पे, ये आएगा। साइज की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा आयोडीन, इससे छोटा ब्रोमीन, इससे छोटा बेटा क्लोरीन और इससे छोटा भी बेटा क्या, इससे छोटा होगा फ्लोरीन। तो मैंने नंबर भी डाल दिए हैं, ऑर्डर आप लिख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा है वो कौन है, यानी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कौन से हाइड्राइड की है, बॉन्ड लेंथ है सबसे ज्यादा बेटा HI की, HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। तो ऑर्डर यहाँ पर शो करने जा रहे हैं, HI है, HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, इससे कम बेटा HBr की है और इससे भी कम बेटा HCl की है और इससे भी कम बेटा किसकी है, HF की है, इससे भी कम HF की है। तो ये ऑर्डर है, आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट करें। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, सेकंड फैक्टर, ऑफ बॉन्ड। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, बहुत इंपोर्टेंट बात है ये। क्या इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर, ये इंपोर्टेंट बात है बेटा कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं आपको सभी को पता है बेटा, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको हम कहते हैं बेटा सिंगल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं सभी, इसको कहते हैं बेटा डबल बॉन्ड, सभी बच्चों को आता है ये। इसको कहते हैं बेटा ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। कोई खास नहीं है, केवल ऑर्डर हमें शो करना है। तो इनका ऑर्डर हम करेंगे मिनिमम टू मैक्सिमम ऑर्डर में इनको शो करना है, मिनिमम टू मैक्सिमम ऑर्डर में इनको शो करना है। ध्यान क्या रखना है कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे कम किसकी होगी भैया, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होगी बॉन्ड लेंथ। इससे ज्यादा किसकी होगी बेटा, डबल बॉन्ड की होगी। इससे ज्यादा किसकी होगी, इससे ज्यादा होगी बेटा सिंगल बॉन्ड की। तो ये ऑर्डर होता है कौन सा, मल्टीपल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है सबसे कम और इसकी सबसे ज्यादा, तो इसकी लो यानी और इसकी बेटा हाई।
जल्दी से नोट कर लें आप। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं हम। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट फैक्टर है हो गया ना, रेज कर दो इसको। हो गया, हाँ बेटा। हाइब्रिडाइजेशन थर्ड नंबर, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसके ऑर्डर को भी बेटा शो करेंगे आप। जो sp3, आपने कार्बन में कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था? 3 टाइप का पढ़ा था। तो हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन, कार्बन में 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलता है। मैं बता दूं आपको, sp3 बेटा, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन में 3 हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा चौथा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता ही नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनमें सभी में ये 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलता है। अगर मैं या एग्जाम्पल की बात करूं तो आपसे पूछूं कि बताओ बेटा इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे स्ट्रक्चर मैंने बना दी बेटा, मतलब CH3 CH CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इस कंपाउंड की मैं बात करूं, इस स्ट्रक्चर की बात करूं और प्रत्येक कार्बन पर मैं हाइब्रिडाइजेशन शो करना चाहूं तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखें आप, इसमें हम देखते हैं जो फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? हाइब्रिडाइजेशन ऐसे कंपाउंड पर चेक करने के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एटम पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए क्या करना होगा? फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, प्लस लोन पेयर। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये तो बेटा हो गया हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का फॉर्मूला कि किस कार्बन एटम पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखने हैं, लोन पेयर तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ कहीं, किसी भी कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? हमें केवल सिग्मा बॉन्ड देखने हैं। अगर इस चीज को किस तरीके से लिख दूं, इस चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा कि C सिंगल बॉन्ड H H और ये H सिंगल बॉन्ड C, नीचे बेटा C H H और ये एक H, इसके आगे सिंगल बॉन्ड है बेटा H है, आगे भी C है, C H, आगे डबल बॉन्ड है, फिर C है और एक H है, फिर सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर 3 H जुड़े हुए हैं, बाकायदा इज्जत से जुड़े हुए हैं, देखें आप। यानी इस चीज को मैंने क्या किया, इस चीज को मैंने ये वाला फॉर्म दे दिया। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा। क्या स्पष्ट नजर आएगा आपको? हमने बताया था बेटा आपको कि सिंगल बॉन्ड होता है बेटा सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बेटा 2 पाई। अब यहाँ पर यह बात डिपेंड नहीं करती है कि हमने ऊपर वाला सिग्मा लिख दिया है, ये कोई विशेष बात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं किसी भी थ्योरी को देख करके कि ऊपर वाला ही डेफिनिट सिग्मा है। मतलब ये बताया जा सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई है, एक सिग्मा है, लेकिन कौन सा वाला पाई है, कौन सा वाला सिग्मा है, ये डेफिनिट नहीं है, ठीक है ना। मतलब एक सिग्मा होगा, कोई सा भी हो सकता है। इस बात पे बड़ा विशेष ध्यान देना है आपको। मतलब हम डेफिनेट ये नहीं कह सकते कि ऊपर वाला हमारा सिग्मा बॉन्ड है। कोई बुक ये शो नहीं करती है या किसी भी बुक में ऐसे कोई कंफर्म नहीं लिखा हुआ है कि ऊपर वाला ही दिया सिग्मा है। इन तीनों में से एक सिग्मा हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, ठीक है ना।
तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इन बॉन्ड के बारे में क्योंकि हम केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक बॉन्ड के बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये बेटा पाई बॉन्ड होता है, वो वीक बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे, देखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हम फैक्टर बता रहे थे बॉन्ड लेंथ का, ये फैक्टर है। तो सबसे पहले हम इन पर हाइब्रिडाइजेशन का पता करते हैं। तो बेटा ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, और ये बात हमने पहले ही बता दी है कि जो भी सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। अब इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो बोलो कौन सा होगा? sp3 होगा। कितने ऑर्बिटल हो गए? 4 हो गए। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? बोलो बॉन्ड काउंट करने हैं केवल, और कुछ नहीं करना है। इस पर भी बेटा sp3 होगा। इस कार्बन की बात करूं देखो 1 2 3 4, इस पर भी sp3 होगा। इसकी बात करें तो इस पर कितने बॉन्ड है? देखो एक सिग्मा, ये वाला पाई और ये वाला सिग्मा, तो 3 हो गए। तो sp होगा इस पर बेटा 2, sp2, 3 ही सिग्मा तो हो रहे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसकी बात करें इस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? देखो 1 2 3, यानी इस पर भी बेटा sp2 है। इसकी बात करें तो इस पर sp3 है। तो अभी हमने बोला था आपसे कि कार्बन में 3 से ज्यादा यानी 3 टाइप से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर बेटा कहीं ऐसा होगा, जैसे हमने लिख दिया CH ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक है ना, C और H। अब यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? देखो ये सिग्मा, ये 2 पाई हो गए बेटा, ठीक है ना, और ये सिग्मा, तो इस वाले कार्बन पर भी sp है और इस वाले कार्बन पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। बोलो क्लियर है? क्लियर है। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर शो करना था, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर शो करना था। जल्दी से कर लें आप क्योंकि लेक्चर का टाइम समाप्त होने जा रहा है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ऑर्डर में शो करना है, इनको ऑर्डर में शो करना है। तो sp3 की सबसे ज्यादा बेटा, इससे कम बेटा sp2 की, और इससे कम बॉन्ड लेंथ होगी बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये ऑर्डर नोट कर लें। ऑर्डर बेटा मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, ठीक है ना। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बेटा बता रहा था आपको कि बॉन्ड एनर्जी क्या है। बॉन्ड एनर्जी, जब तक हमें बेटा बॉन्ड लेंथ नहीं पता होगा तो हम बॉन्ड एनर्जी नहीं समझ सकते हैं। हमारे पास एक इतनी बड़ी लकड़ी है, तो इतनी बड़ी लकड़ी को मैं आसानी से बीच में से तोड़ सकता हूँ, समझ रहे हो ना आप। और बेटा अगर हमारे पास छोटी लकड़ी है तो इसको तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर मेरे पास इतनी बड़ी 2 लकड़ी है तो तोड़ने के लिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपको 3 लकड़ी दे दूं इतनी बराबर की, तो तोड़ने के लिए क्या होगा? और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिस मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं कि किसी भी ग्रुप में अप टू बॉटम आते हैं, सुबह वाली क्लास में हमने बताया था, किसी भी ग्रुप में अप टू बॉटम आते हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाती है। रीजन क्या है? कि उसका एटम का साइज होता है वो इंक्रीज होता जाता है, इसलिए उसकी बेटा बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। तो बड़ी वाली लकड़ी को तोड़ना आसान होता है और छोटी वाली लकड़ी को तोड़ना कठिन होता है, मतलब ज्यादा एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे हमने इस ढक्कन का एग्जाम्पल लिया था, इस कैप का एग्जाम्पल लिया था, तो पूरे मार्कर को अगर पकड़ के तोड़ें तो आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर इतनी बॉन्ड लेंथ है हमारी, इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये बातें मैंने बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड सुबह बताई थी। तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर आपसे कि मेरे पास वो हैलोजन एटम है, कौन कौन से हैं भैया? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्पेटीन है। तो हमने बताया था कि बॉन्ड लेंथ बेटा, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होती है, अप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होती है। रीजन क्या है? ड्यू टू इंक्रीज द एटॉमिक साइज, ड्यू टू इंक्रीज द
इंक्रीज द एटॉमिक साइज। एटॉमिक यानी एटम का साइज बढ़ने के कारण उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। इतनी बातें मैंने बता दी थी आपको, सुबह बता दी थी। अब हम बात कर लेते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं अब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड एनर्जी की। तो बॉन्ड एनर्जी की आप सबसे पहले तो डिफाइन लिखेंगे, डिफाइन लिखने के बाद में फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। चलिए डिफाइन नोट की जाए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, थोड़े फास्ट लिखेंगे आप बेटा, सिलेबस बहुत ज्यादा है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल of bonds, one mole of a particular 1 mole bonds of a particular type so as to, so आगे नोट करें, so as to separate them into gaseous atom, is called bond dissociation energy. Bond dissociation energy और सिंपली बॉन्ड एनर्जी, तो चलते हैं बेटा। बॉन्ड एनर्जी अप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ये हमें देखना है। बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करें ग्रुप में, तो ग्रुप की अगर हम बेटा बात करते हैं तो एटम का साइज बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो एनर्जी की कम जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है ना। एनर्जी की हमें कम जरूरत पड़ेगी, मतलब जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, मेरा मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी उतनी ही हमें कम जरूरत पड़ेगी बॉन्ड एनर्जी की। तो देखें यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं बेटा कि जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एनर्जी एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, बॉन्ड लेंथ के। मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बेटा कम होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बेटा कम होगी। तो ये हमारा एक लॉजिक है, इस लॉजिक को आप याद कर लेंगे बेटा और इसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेटा फैक्टर की। हमने ये बता दिया था कि बॉन्ड लेंथ कैसे इंक्रीज होती है, वो सुबह वाली क्लास में हमने बताया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फैक्टर की। फैक्टर है बेटा सबसे जो पहला फैक्टर है वो है साइज ऑफ द एटम। तो फैक्टर फर्स्ट है बेटा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है बेटा कौन सा है, साइज ऑफ द एटम। एटम का कहने का मतलब ये है कि एटम का बेटा जितना साइज ज्यादा होगा, एटम का जितना साइज ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी उसकी कैसी होगी भैया, साइज बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी भैया, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो भी एंटी प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, साइज ऑफ द एटम के एंटी प्रोपोर्शनल होती है, या हम कहें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो पहला फैक्टर है, हमने आपको लॉजिक भी दे दिया है, तो फर्स्ट फैक्टर हमारा ये, इसको आप नोट कर लें। सेकंड फैक्टर की मैं बात करता हूं। सेकंड फैक्टर मल्टीपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। सेकंड फैक्टर है बेटा मल्टीपल बॉन्ड।
ये इसका एग्जाम्पल अभी मैंने मार्कर से, यानी ये जो मैं लिख रहा हूँ मार्कर से मैंने दिया था कि बेटा मैंने ये बताया था कि हमारे पास एक लकड़ी है, हमारे पास एक लकड़ी है तो उसको बेटा तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हमने 2 लकड़ी दे दी आपको तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और 3 दे दी आपको। ऐसे 3 मार्कर को अगर मैं एक साथ तोड़ूं तो बहुत ज्यादा एनर्जी की मुझे जरूरत पड़ने वाली है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है आपको? इससे यह सिद्ध हो रहा है बेटा कि जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे कम होती है, डबल बॉन्ड की उससे ज्यादा, और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब क्या है, मल्टीपल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो सिंगल बॉन्ड है ये बेटा, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। ऑर्डर लिखने जा रहा हूं मैं, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है, और ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एक लकड़ी को तोड़ना बेटा आसान है लेकिन 3 को तोड़ना थोड़ा टिपिकल है। तो चलिए ये क्वेश्चन थे, ये टॉपिक था आपका बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी जिसको हम कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लें आप जल्दी से, है ना, फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चन नोट किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट of energy to dissociate the atoms concerned, फर्स्ट ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन 4 दे रखे हैं उन्होंने, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और फर्स्ट ऑप्शन है, मैं बता दूं आपको, लार्जेस्ट एनर्जी का लार्जेस्ट अमाउंट कहां पर लगने वाला है ये हमें बताना है, ठीक है ना, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन 1 है बेटा सी सिंगल बॉन्ड H, और सेकंड ऑप्शन है सी सिंगल बॉन्ड H इन CH4, सॉरी F सिंगल बॉन्ड H इन H2, और C सिंगल बॉन्ड H इन CH4, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा N ट्रिपल बॉन्ड, सी ऑप्शन है N ट्रिपल बॉन्ड N इन N2 मॉलिक्यूल, और फोर्थ ऑप्शन है O डबल बॉन्ड O, यानी इधर दिख रहा है ना, चलिए इधर दिख रहा है N ट्रिपल बॉन्ड N दिख रहा है, चलिए डी ऑप्शन इधर लिख देता हूं मैं, O डबल बॉन्ड O इन O2। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। चलिए कौन जवाब दे सकता है? केवल एक बच्चा जवाब देगा, एक बच्चा। चलिए बहुत अच्छे, सभी बच्चों को पता है। तो मैंने बताया था कि लार्जेस्ट अमाउंट एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी का सबसे ज्यादा अमाउंट कहां पर लगने वाला है? वो ट्रिपल बॉन्ड में लगने वाला है। तो ऑप्शन सी राइट है, क्योंकि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, 2 लकड़ी को तोड़ने के लिए ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, 3 लकड़ी को तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। सबके दिमाग में आ गया क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन नोट किया जाए। सी ऑप्शन इसका राइट है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है बेटा सी सिंगल बॉन्ड सी, और सेकंड ऑप्शन है सी डबल बॉन्ड सी, और थर्ड ऑप्शन है बेटा, थर्ड ऑप्शन है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और फोर्थ ऑप्शन है बेटा ऑल ऑफ दिस, ऑल आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। इधर लिख देते हैं फोर्थ ऑप्शन, ऑल आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। मतलब कहने का क्या है, क्या ये सभी इक्वली स्ट्रॉन्ग हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है,
सिंगल बॉन्ड भैया कमजोर है, डबल बॉन्ड उससे मजबूत है, ट्रिपल बॉन्ड और ज्यादा मजबूत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सबसे मजबूत बॉन्ड बताना है आपको, सी ऑप्शन राइट होगा। इसका भी थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। चलिए नोट डाउन किया जाए, जल्दी से नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चलिए जल्दी नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ the correct order of increasing C single bond O bond length of CO2 CO3 टू नेगेटिव चार्ज, CO3 टू नेगेटिव चार्ज। क्या क्या दे रखा है उन्होंने दे रखा है CO3 टू नेगेटिव चार्ज और CO2 इज ये ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं। वो ये पूछ रहे हैं इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ के क्रम में इनको रखना है, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ के क्रम में इनको रखना है। यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं लिखा रहा हूँ, चारों ऑप्शन नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, 4 ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, पहले मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। बेटा आप सभी जानते हो, क्या जानते हो सभी कि रबर तो सभी बच्चों ने देखी है, रबर सभी बच्चों ने देखी है बेटा, ठीक है ना। ये हमारे पास है, मान के चल रहे हैं हम इसको बेटा, ये हमारे पास 4 ग्राम का, इसका वजन है CO का 4 ग्राम, इसका वजन है बेटा 8 ग्राम, ठीक है ना। इसका वजन है 8 ग्राम और इसका वजन है बेटा 16 ग्राम। मैंने ग्राफ बना दिया है, बहुत सिंपल बात है ये। इसका वजन है 4 ग्राम, इसका वजन है 8 ग्राम, इसका वजन है बेटा 16 ग्राम। मैंने रबर से क्या किया, इन तीनों कंपाउंडों को रबर से मैंने बांध दिया। अब नीचे कौन ज्यादा जा रहा है? नीचे जा रहा है CO3 टू नेगेटिव। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका वजन सबसे ज्यादा है। तो हमें ये बताना है कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई? जो नीचे की तरफ ज्यादा जाएगा, जिसमें वजन ज्यादा होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो रबर से मैंने तीनों कंपाउंडों को बांध दिया है यहाँ पर। इसका वजन है 4 ग्राम, इसका 8 ग्राम, इसका 16 ग्राम। तो ये वाले रबर में जो तनाव होगा वो ज्यादा होगा, नीचे की तरफ ज्यादा जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है। तो इनको अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना है, मिनिमम टू मैक्सिमम लिखना है। मिनिमम टू मैक्सिमम ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ लिख देते हैं हम मिनिमम, चलो नीचे लिख देते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम ऑर्डर हमें शो करना है भैया जी, मिनिमम टू मैक्सिमम ऑर्डर शो करना है। तो सबसे कम भैया किसकी होगी बता दो? बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी? CO की होगी। इससे ज्यादा होगी बेटा CO2 की, और इससे ज्यादा होगी बेटा CO3 की। तो यही वाला ऑप्शन राइट है। और इसमें मैं बता दूं डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। हो गया ना? हो गया। कोई डाउट? नो सर। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम कराते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, तो क्वेश्चन को नोट डाउन किया जाए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इसी चैप्टर में बताया था कि डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। फिर एक बार रिपीट किए देता हूं मैं कि डाईमैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, प्लस कलर्ड भी होते हैं, तो यहाँ पर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और जल्दी से नोट करें आप। द स्पेसीज विच डज नॉट, द स्पेसीज which does not show paramagnetic is
ऑप्शन फर्स्ट, जल्दी से करें आप। ऑप्शन फर्स्ट नोट किया जाए। पहला ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन नोट किया जाए O2। सेकंड ऑप्शन है O2 1 पॉजिटिव, O2 के ऊपर बेटा 1 पॉजिटिव, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन है बेटा O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। और बेटा फोर्थ ऑप्शन है H2 1 पॉजिटिव, H2 1 पॉजिटिव, H2 1 पॉजिटिव। देखो मेरे पास 4 ऑप्शन है, ध्यान दें। O2 है बेटा, O2 1 पॉजिटिव है, O2 बेटा 2 नेगेटिव है, और बेटा H2 1 पॉजिटिव है, यही तो है। अब इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है भाई, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, ये केवल बताना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमें ये देखना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है। जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वही पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। उसमें लिखा हुआ है डज नॉट शो पैरामैग्नेटिक इज, मतलब शो नहीं करेगा। वो कब नहीं करेगा, जब उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तभी तो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो इसकी बात करें, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। सभी को मैं चेक करा देता हूँ, ठीक है ना। तो 1s2 बेटा, 2s2 और 2p बेटा कितना 2p4। इसके पास कहने का मतलब ये है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब कितने हैं बोलो, 2 है इसके पास। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n = 2 है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो गया भैया बता दो मुझे, पैरामैग्नेटिक हो गया सर, पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास यार। अब बात कर लेते हैं हम इसकी भैया, O2 पर 1 पॉजिटिव है, O2 पर 1 पॉजिटिव है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1 पॉजिटिव है, तो 1 माइनस कर दो तो 7 का लिखना है। तो मतलब क्या हुआ 1s2 2s2 और 2p3। इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भाई, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कैसा होगा, n की वैल्यू 3 हो गई, तो ये भी भैया पैरामैग्नेटिक हो गया, ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं O2 2 नेगेटिव, और मुझे लग रहा है कि यही आंसर मिलने वाला है भाई, यही आंसर मिलने वाला है। चलिए साइलेंट हो जाए, यही आंसर मिलेगा हमें। O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब +2 और कर दो भाई, +2 और कर दो तो क्या हो गया। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं ना, उधर दिखाई नहीं दे रहा है। तो O2 है बेटा, 2 नेगेटिव है, एटॉमिक नंबर इसका ऑक्सीजन का 8 होता है, +2 और कर दे तो क्या हो जाएगा, देखो 1s2 2s2 और 2p6। कोई बच्चा नहीं बोलेगा 2p6। देखो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा 0 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, ठीक है ना। तो इसमें n की वैल्यू कितनी है 0। जब n की वैल्यू भैया 0 है तो ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए आज की क्लास को बेटा यही समाप्त करते हैं।